हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम इसके डायग्राम को देखते हैं कि यहाँ पे एक लेंस होता है जिसके फोकस पे एक सोर्स रखा रहता है। उससे लाइट जब इंसिडेंट होती है तो फोकस में होने के कारण ये लाइट लेंस से निकलने के बाद पैरेलल हो जाती है और यहाँ पे फिर हम इसको इंसिडेंट करते हैं एक स्लिट पे जिसकी विड्थ स्मॉल ए है। और यहाँ पे एक और दूसरा लेंस, आप चाहे तो इसको नाम भी दे सकते हैं L1 एंड L2। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है ये स्क्रीन है। अब क्या होता है कि लाइट जैसे ही लेंस पे इंसिडेंट होती है तो ये जो आप कॉर्नर देख रहे हैं स्लिट के, ये नुकीले होते हैं, इसमें एज होती है और ये डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, जिस कारण इनका डिफ्रैक्शन होके ये यहाँ पे जाके ये वेव्स सारी इकट्ठी होती हैं। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि लेंस से निकलने के बाद चूंकि लाइट इनफाइनाइट से आ रही है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे वेव फ्रंट निकल रहा है, वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। तो ये वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे, साइड में एज से ये डिफ्रैक्ट होके यहाँ पे गया और ये जो बीच के पार्ट है यहाँ से जो लाइट होती है वो बिना डिफ्रैक्ट हुए ये सेंटर पे इकट्ठी होती है। इसमें जो है पाथ डिफरेंस, इसमें पाथ डिफरेंस 0 होता है, जिस कारण ये जो सेंटर है ये आपको हमेशा ब्राइट ही मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन आते हैं कि इसके डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे कि एक ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे AM। तो ये जो BM आप देख रहे हैं, ये सेकेंड जो वेव्स यहाँ B से निकल रही हैं वो ज़्यादा पार्ट ट्रेवल कर रही हैं A के कंपैरिजन में। मतलब यहाँ पे जो आप BM देख रहे हैं, दैट BM इज नथिंग बट पाथ डिफरेंस, जिसका सिंबल डेल्टा होता है। अब पाथ डिफरेंस, चूंकि ये वेव फ्रंट थीटा एंगल से मुड़ा है, तो इस ट्राइंगल में अगर हम साइन थीटा लगाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो इसकी विड्थ है स्लिट की, तो यहां से जो आपको BM की वैल्यू मिलती है वो है A साइन थीटा। ये पाथ डिफरेंस आ गया आपका A साइन थीटा। और फेज डिफरेंस आपको एक रिलेशन मालूम है, फेज डिफरेंस मतलब 2 पाई बाय लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। तो ये फेज डिफरेंस आ गया। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो फेज डिफरेंस है, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन n नंबर ऑफ सोर्सेस। ये n नंबर ऑफ सोर्सेस के बीच में जो फेज डिफरेंस है। पर डेरिवेशन की कन्वीनियंस के लिए हम दो पेयर, मतलब आप ऐसा देखिए कि ये स्लिट है, यहाँ पे ये वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ तो इनफाइनाइट सोर्सेज बन गए, सबसे वेव्स निकल रही है। पहली और आखिरी nth के बीच का फेज डिफरेंस है 2 पाई बाय लेमडा A साइन थीटा। लेकिन अगर हम बात करें कि ये दो लगातार सोर्सेज के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, तो अब चूंकि n सोर्सेज हैं तो हम n को डिवाइड कर दें तो दो लगातार सोर्सेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है 1/n 2 पाई बाय लेमडा A साइन थीटा, ये आ गया। दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सोर्सेज और वन सेट। अब उसके बाद एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये सारी वेव्स यहां से डिफ्रैक्ट होकर इस तरीके से मुड़ गई, लेकिन इनका जो एम्पलीट्यूड होता है, जैसे मान लीजिए एक रफ डायग्राम बनाए तो ये वेव्स मान लीजिए मुड़ रही है, तो ये जो पार्ट है एम्पलीट्यूड, ये सबका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और ये जो n नंबर ऑफ वेव्स है ये सब जाके यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, तो टोटल एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना पहुंचेगा उसको थोड़ा हम ध्यान देते हैं। उसके लिए आपको एक फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से हम एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। ये सेंटर हो गया और यहाँ से ये इसको हमने O दे दिया, ये हो गया P1, ये P2 और ये nth के लिए हो गया Pn। तो ये पहली वेव और आखिरी वेव, इसको हम एज ए वेक्टर ले रहे हैं, ये सारी मुड़ रही हैं। और कितने एंगल से मुड़ रही हैं, तो हमने देखा फाई, पहले और आखिरी के बीच। और दो लगातार के बीच अगर हम देखें तो ये हमने देखा कि ये तो डेल्टा है एंगल दोनों के बीच का। और टोटल, अब ये पॉलीगन बना हुआ है वेक्टर का, इसका टोटल रिजल्टेंट जो होता है पहले और आखिरी वाली को आप मिलाएंगे तो ये शो करेगा टोटल, इसको हम कहते हैं आर थीटा। अब हम कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन हम ये करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये इस तरीके से OX, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं CY।
तो आप देखिए कि ये जो OP1 है ये आधा आधा बढ़ गया, तो ये तो हर एक एम्पलीट्यूड है, सारे एम्पलीट्यूड को हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो फिर ये आधा जो है ये a/2 हो गया और यहाँ आधा जो है वो r θ/2 हो गया, और ये एंगल भी जो है ये एंगल भी हो गया δ/2। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ट्राइंगल लेते हैं COX। COX में अगर हम साइन δ/2 देखें तो ये आएगा OX अपॉन OC, और OX हम जानते हैं a/2 है, तो ये a/2 इधर आ गया, तो ये हो गया OC साइन δ/2। इसी तरीके से बाय सिमिलरिटी आप ट्राइंगल COY में भी लिख सकते हैं, बाय बिल्कुल सेम मेथड से आप लिख सकते हैं r θ/2 इक्वल्स टू OC साइन n δ/2, क्योंकि ये फाई और n डेल्टा ये तो एक ही चीज़ें हैं। फाई मतलब n सोर्सेस के बीच का जो एंगल है, और डेल्टा मतलब दो सोर्सेस, तो आप इसमें n मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं फाई ही आ रहा है, तो फाई और n डेल्टा एक ही चीज़ें हैं, तो ये हो गया n δ/2। अभी इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया r θ/a, ये हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से OC कैंसिल, ये हो गया साइन n δ/2 डिवाइडेड बाय साइन δ/2, ये आ गया यहाँ पे। अब इसमें हमको वैल्यू रखना है, तो वैल्यू आप देखिए, ये डेल्टा आपके पास है, यहीं से n मल्टीप्लाई कर देंगे तो n डेल्टा, और 2 डिवाइड कर देंगे तो δ/2, मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ से आपको ये वैल्यू 2 में रखनी है। तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 1, तो 1 से वैल्यू रखने पे r θ/a इक्वल्स टू साइन, और ये n δ/2 की वैल्यू n δ/2, तो n मल्टीप्लाई और डेल्टा डिवाइड, तो n मल्टीप्लाई डेल्टा डिवाइड, तो ये कैंसिल होके केवल बचेगा यहाँ पे पाई a साइन थीटा बाय लैम्डा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन पाई a साइन थीटा बाय n लैम्डा। अब चूंकि ये टर्म काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस पूरे ब्रैकेट को p के इक्वल मान लेते हैं, तो ये रिड्यूस होके हो जाता है साइन p अपॉन साइन p बाय n, ये रिड्यूस कर दिया हमने। अब यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई किया, r θ इक्वल्स टू na, ये a यहाँ ले गए, n ऊपर आ गया, और ये बचा साइन p अपॉन p। अब ये na जो है ये तो कांस्टेंट है, तो इसकी जगह हम r θ इक्वल्स टू r0 साइन p अपॉन p, ये लिख दिया हमने। और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो है वो इंटेंसिटी होता है, मतलब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो I इक्वल्स टू I0 साइन p अपॉन p का होल स्क्वायर, ये आ गई रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जो स्क्रीन पे यहाँ पे पहुँच रहे हैं सारी वेव्स, और मिल के जो वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसके लिए ये इक्वेशन नंबर 3 आपको शो कर रहा है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि ये जो इसका स्क्वायर आप कर रहे हैं, तो आपने r0 स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, तो भाई कांस्टेंट का स्क्वायर एक कांस्टेंट ही होता है, तो हमने कांस्टेंट I0 लिख दिया यहाँ पे। तो ये हमारा एक मेन इक्वेशन आ गया है, जो हमको बताएगा कि इंटेंसिटी कब ब्राइट होगी और कब डार्क होगी। अभी तो केवल इंटेंसिटी मिली है, तो अब इस इंटेंसिटी के एनालिसिस के लिए आप क्या करेंगे, अगला वीडियो देखेंगे, उसमें अपन इस इंटेंसिटी का कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी इसका एनालिसिस करेंगे।